मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं परशुराम कुमार आप सभी का अपने इस खास प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन 16/11/2003 को एसएससी में पूछा गया था। क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। और याद रखेंगे परीक्षा में कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होता है ना वही परीक्षा में जो है पूछा जाता है। तो एक बातें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। दूसरी बातें आपको ध्यान क्या देना है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें तो हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। हाँ, एक बातें और जो मैं आपको बता दूं, वो बातें क्या है कि यदि आप हमारे ये सारे क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं, इसके हार्ड कॉपी आपको चाहिए, तो हमारे नीचे लिखे नंबर पर नीचे लिखे ऐड पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है ना, उस नंबर को नोट कर लें, उस नंबर पर हमें कॉल करें। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप हमारे ये सारे नोट्स को हार्ड कॉपी में ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न कहता है कि सिटी ड्वेलर्स फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन ए विलेज। देखिए, अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बातें हैं जो सबसे पहले जान जाएंगे, है ना। वर्ड एक लिखेंगे, पास का मतलब क्या होता है। पास का मतलब होता है गुजरना, दूसरा हिंदी होता है बीतना, ठीक है। अगर पास के साथ अवे लिख देंगे, पास के साथ अगर अवे लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है मर जाना, ठीक है। और पास अवे का मतलब होता है मर जाना। अब देखिए, पास अवे द टाइम, समय मर जाए, ये नहीं होगा। अब देखेंगे पास अवे द टाइम, एक चीज़ और सीखेंगे, पास अवे द टाइम का जो शुद्ध, ये गलत रूप है ना। पास अवे द टाइम जो है गलत रूप है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है पास द टाइम। पास अवे द टाइम का शुद्ध रूप क्या होता है, पास द टाइम होता है। और पास द टाइम का मतलब क्या होता है, पास द टाइम का मतलब होता है समय बिताना। पास द टाइम का मतलब होता है समय बिताना। चलिए, आहा छूट गया थोड़ा सा, समय बिताना, ठीक है। तो आप समझिए कि पास का मतलब होता है गुजरना। जैसे कि एक सेंटेंस में आपको बता दूं कि 10 घंटे बीत चुके हैं जब से उसके दादाजी मरे, तो 10 hours हैव पास्ड सिंस हिज ग्रैंडफादर डाइड, है ना। अब देखिए, पास अवे का मतलब क्या होता है, मर जाना। उसके दादाजी चल बसे, हिज ग्रैंडफादर पास्ट अवे। अब यहाँ पर लिखा है पास अवे द टाइम, देखिए तो देखिए मरने का यहाँ बोध नहीं हो रहा है ना, यहाँ समय बिताने का सेंस यहाँ पर निकल रहा है। तो यहाँ पास अवे द जो टाइम लिखा है वो गलती है। और दूसरी चीज़ याद रखेंगे कि पास अवे द टाइम का शुद्ध रूप क्या होता है, पास द टाइम होता है। पास अवे द टाइम कभी होता है नहीं, इसलिए इसको एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। पास अवे द टाइम जो है ये गलत है, और इसका जो शुद्ध रूप है वो है पास द टाइम। तो इस तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 जो है मैंने सोल्व कर दिया, और आपको समझ में आ भी गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ए सिटी ड्वेलर्स फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम, समझ रहे हैं ना। यानी क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो आंसर जो है बी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 27 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 27 भी ज़्यादा टफ नहीं है। पहले मैं स्क्रीन में क्लियर कर दूं ताकि आपको हमारी बात जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि विजिटर्स वेयर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डे, है ना। विजिटर्स मीन्स होता है अतिथि लोग, बाहरी लोग, है ना। वेयर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर द डे। देखिए, मैं दूसरा में एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं ताकि जो है आपको मेरी बातें जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। परमिट के साथ PERMIT, परमिट टू डू समथिंग होता है, ये याद रखेंगे। परमिट के साथ क्या आता है, परमिट के बाद हमेशा जो है टू का प्रयोग होता है ना। परमिट के बाद हमेशा याद रखना है
कि परमिट के साथ जब भी प्रयोग होगा तो टू प्लस V1 का प्रयोग होता है, V प्लस ING का प्रयोग कभी नहीं होता है। परमिट के साथ हमेशा जब भी प्रयोग होगा तो टू प्लस V1 का प्रयोग होगा, V प्लस ING का प्रयोग नहीं होता है। देखिए ये सब पॉइंट आप याद करते जाएंगे और एक कॉपी में इसे नोट करते जाएंगे और ये धीरे धीरे जब आपके पास ये संग्रह हो जाएगा ना तो समझिए इस तरह से जो है आपके पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन होगा और जब कलेक्शंस आपके पास अच्छे होंगे तो समझिए कि भाई क्वेश्चंस भी आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये वर्ड को रट लेंगे कि परमिट के बाद हमेशा टू प्लस V1 आता है, V प्लस ING कभी नहीं आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 हम पढ़ते हैं। विजिटर्स वेयर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर द, देखिए परमिटेड है, परमिटेड के बाद क्या लिख दिया है, एंटरिंग लिखा। मैंने क्या बताया कि परमिट के बाद कभी भी VING नहीं होता है, परमिट के बाद जब भी होता है तो टू प्लस V1 होता है। तो यहाँ पर जो एंटरिंग जो शब्द लिखा ना ये गलती, अगर एंटरिंग को बदल करके यहाँ पर टू इंटर लिख दिया जाए तो समझिए कि 27 का वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो होगा कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है, इसका आंसर जो है वो आंसर C होगा। तो चलिए तो मैं क्वेश्चन क्लीन कर देता हूँ, तब तक के लिए आप 28 क्वेश्चंस को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। चलिए अब इसको मैं समझा दूं। मैंने आपको बताया था कि यदि दो नाउन जो है, नाउन के बाद प्रीपोजिशन रहे, प्रीपोजिशन के बाद क्या रहे, नाउन रहे, नाउन के बाद फिर प्रीपोजिशन रहे, है ना, नाउन के बाद क्या रहे, फिर प्रीपोजिशन रहे, और इसके बाद यदि वर्ब लिखना हो तो ध्यान देना है कि अगर 10 या 100 प्रीपोजिशन लगा हुआ रहे तो जो फर्स्ट प्रीपोजिशन होता है उसके पहले वाला जो नाउन होता है उसी के अनुसार जो है क्या होता है, वर्ब जो है सिंगुलर और प्लूरल होता है। अगर देख लीजिए यहाँ पर नाउन अगर सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पर भी जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, और यदि यहाँ पर प्लूरल नाउन रहेगा तो यहाँ पर वर्ब जो है क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो कहता है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ, देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है और ऑफ के पहले ये चले जाए, द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट। अब देखिए दूसरा चीज़ समझना है कि यदि एक नाउन हो, एक नाउन हो, नाउन के पहले दो एडजेक्टिव हो, कितने एडजेक्टिव हो, दो एडजेक्टिव हो, है ना, दोनों एडजेक्टिव जो है एंड से जुटा हुआ हो, दोनों एडजेक्टिव क्या चीज़ से जुटा हुआ हो, एंड से जुटा हुआ हो, और सिर्फ एक ही के पहले द का प्रयोग हुआ हो, एक ही के पहले क्या चीज़ का प्रयोग हुआ हो, द का प्रयोग हुआ हो, तो इससे जो है एक ही चीज़ का बोध होता है, और तो इस स्थिति में इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर ये भी नहीं समझे तो मैं दूसरा तरह से आपको समझा रहा हूँ, आप इसको समझिए, आपको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले मैं इसको मैं क्लीन कर दूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन के बाद, नाउन के बाद प्रीपोजिशन रहे और उसके बाद वर्ब रखना हो तो जो पहला नाउन होता है उसी के अनुसार वर्ब होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये चीज़ मैंने लिखा तो ये आपको समझ में नहीं आया। इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन उदाहरण देता हूँ, तब आपको जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कहता है इस तरह से देखेंगे, एक सेंटेंस है देखिए ए ब्लैक एंड वाइट कैट। अब देखिए समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पर कैट देखिए एक ही नाउन है, एडजेक्टिव दो है, एंड लिखा हुआ है और एक ही के पहले जो है ए का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है कि दो बिल्ली नहीं है, बिल्ली एक ही है। बिल्ली कितना बिल्ली है, एक ही बिल्ली है, लेकिन उसके कलर कितने हैं, दो कलर हैं, एक ब्लैक है और एक वाइट है। एक बिल्ली और कलर कितना है, दो है। अब देखेंगे अगर ये ब्लैक एंड वाइट कैट लिखा हुआ है तो क्या आप समझ इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, कभी भी नहीं। इसके साथ आर का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिल्ली एक है। लेकिन अगर दो बिल्ली रहता तब हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जब एक के पहले आर्टिकल लगा है तो एक बिल्ली का बोध होगा। दो आर्टिकल लग गया, अगर एक आर्टिकल है तो एक व्यक्ति और दो आर्टिकल लगा
तो दो व्यक्ति का बोध होता है, या दो वस्तु का बोध होता है, या दो जानवर का बोध होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक ही के पहले आर्टिकल लगा है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होकर के इज का प्रयोग होगा। सेम रूल यहाँ पर आपको समझना है कि देखिए फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट है, और देखिए एक ही के पहले आर्टिकल लगा है, अर्थात ये सिंगुलर है ना। द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के साथ कभी भी भी1 का प्रयोग नहीं होता है ना। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ कभी भी जो है भी1 का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ जब भी होगा तो भी5 का प्रयोग होगा, है ना। तो देखिए द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ, यहाँ जो कंटेन लिखा है ना ये गलत है। यहाँ कंटेन के स्थान पर अगर कंटेंस लिखा हुआ होता तो वाक्य जो है बिल्कुल क्या हो जाता, सही हो जाता। तो इस तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो कौन सा है, बी है। यहाँ पर कंटेन नहीं होगा, कंटेन के स्थान पर जो है कंटेंस का प्रयोग होगा। तो इस तरह से मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका सोल्व कर दिया। अब देखते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखिए कहता है वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। सबसे पहला ट्रिक आपको क्या सीखना है कि अगर वाक्य में कहीं पर भी ऑफ लिखा हुआ रहता है तो, और इसके बाद अगर नाउन आता है तो दो तरह का नाउन आएगा, या तो प्लूरल नाउन आएगा या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा। दोनों नहीं आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, है ना। ऑफ के बाद यही होता है, या तो प्लूरल या तो अनकाउंटेबल। आप देखेंगे यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है, ONE वन ऑफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ लिखा हुआ है। अब देखिए वन तो वन का मतलब क्या होता है, एक। अब जब एक होता है तो दिमाग आपका लग गया होगा कि जब एक लिखा हुआ तो इसके बाद तो अनकाउंटेबल नाउन किसी हालत में नहीं आएगा। यानी यहाँ पर जो वन के बाद जब भी नाउन आएगा तो ऊपर वाला नाउन आएगा, यानी प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। तो वन ऑफ है, तो वन ऑफ के बाद अगर हम लिखते हैं द बॉय, बताइए गलत है या सही है। ये द बॉयज़ अगर लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर वन ऑफ द बॉय लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो ये बात की चीज़ें हैं, लेकिन ये पॉइंट ज़्यादा याद रखना कि ऑफ के बाद दो तरह का नाउन, या तो प्लूरल या तो अनकाउंटेबल। ये चीज़ समझ गए। तो अब दूसरा चीज़ क्या समझना है कि अगर लिखा हुआ है कि वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, तो वन ऑफ द बॉयज़। दूसरा चीज़ क्या समझना है इसमें कि ये नियम है कि नाउन अगर दो चीज़ ऑफ से जुटा हुआ रहता है तो जनरली क्या हिंदी होता है, काके की होता है ना। ऑफ का मतलब काके की होता है, लेकिन उस काके की कब होता है, जब दोनों तरफ सेम रहेगा, इधर भी नाउन रहेगा और इधर भी नाउन रहेगा तब। अगर ये सेम नहीं रहेगा ना तो यहाँ पर ऑफ का जो हिंदी होता है वो होता है में से। क्या हिंदी होता है, में से। आप देखिए लिखा हुआ वन ऑफ द बॉयज, हिंदी होगा लड़कों में से एक। तो लड़कों में से एक यानी लड़का ढेर सारा है, और बात कितने लड़के की जा रही है, एक लड़के की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो प्लूरल ना होकर के जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि वन ऑफ द टेररिस्ट, आतंकवादियों में से कोई एक, ऑफ द कश्मीर वैली। अब देखिए मैंने आपको समझाया था, दूसरा ट्रिक भी याद रखेंगे। मैंने बताया एक प्रिपोजिशन ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है, एक प्रिपोजिशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दो प्रिपोजिशन ऐसे भी आ रहा है। तो जब दो प्रिपोजिशन आ गया तो हमको ध्यान देना है कि पहला प्रिपोजिशन क्या है, तो ऑफ है, और ऑफ के पहले क्या लिखा हुआ है, तो वन लिखा हुआ है। तो वन लिखा हुआ है तो वन के साथ वर्ब क्या आएगा, वन के साथ हमेशा जब भी वर्ब आएगा तो सिंगुलर आएगा। और आर जो है प्लूरल है, आर का सिंगुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर का जो सिंगुलर होता है वो इज होता है। पहला चीज़ इससे भी पकड़ लिए। दूसरा देख लेंगे, वन ऑफ के बाद आने वाला जो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, या तो प्लूरल या तो अनकाउंटेबल। तो वन जब लिखा हुआ है तो अनकाउंटेबल तो आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर टेररिस्ट लिखा है, ये बिल्कुल ही सही है। सिर्फ यहाँ पर गलती क्या किया है, यहाँ जो आर है ना, आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, इज का इस्तेमाल होगा, वन ऑफ द टेररिस्ट इज होगा। तो इस तरह से देखें क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो कौन सा है, मेरे समझ से जो इसका आंसर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए नहीं, आंसर यही होगा ही, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 30 तब तक आप बनाइए, तब तक मैं स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 30 पर आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 से क्या कहता है, इस पर जरा हम गौर फरमाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है कोई ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है। तब तक मैं कहीं और छूटा हुआ तो मैं इसको क्लीन करूं, ताकि सॉरी, इसको मैं क्लीन कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना बहुत आसान सा है। क्या कहता है कि 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। क्वेश्चन सही है, 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब ये सेंटेंस गलत है या सही है ये हमें समझना है। तो देखिए एक नियम मैं समझा दूँ इसे बनाने से पहले। कहता है कि कोई एक निश्चित संख्या रहे, एक निश्चित सॉरी, इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, है ना। एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या के बाद याद रखना है आपको, इसके बाद दूरी दिया हुआ रहे, या तो समय दिया हुआ रहे, या ऊंचाई दिया हुआ रहे, या रकम दिया हुआ रहे, या वजन दिया हुआ रहे। ठीक है, याद रखना है कि एक निश्चित संख्या सूचक शब्द, उसके बाद दूरी, समय, ऊंचाई, रकम या वजन दिया हुआ रहता है, तो इसके साथ जो है ना बाबू सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है ना। जैसे देखिए यहाँ लिखा है 10 किलोमीटर्स। अब देखिए 10 जो एक निश्चित संख्या सूचक शब्द है, उसके बाद देखिए किलोमीटर्स है ना, एक दूरी को बता रहा है, इसके बाद समय, दूरी रहे। अब ध्यान देना है कि एक निश्चित संख्या, उसके बाद दूरी, समय, रकम या वजन दिया हुआ रहे, और इससे एक निश्चित इकाई का बोध हो। इससे क्या चीज़ का बोध हो? एक निश्चित इकाई का बोध हो, है ना। ये सब, ये दोनों पॉइंट मिल जाए, ये निश्चित संख्या, दूरी मिलाएगी, तो ये दोनों को जब मिलाएंगे तो इसका होना चाहिए कि एक निश्चित दूरी का बोध होना चाहिए। क्या चीज़ का बोध होना चाहिए? एक निश्चित दूरी का बोध हो, या एक निश्चित समय का बोध हो, या एक निश्चित ऊंचाई का बोध हो, या एक निश्चित रकम का बोध हो, या एक निश्चित वजन का बोध हो। तो इस स्थिति में इसके साथ जो है ना सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब दूसरा ट्रिक कैसे पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है 10 किलोमीटर्स, तो 10 किलोमीटर्स लिखा है। अगर मान ली जाए कि यहाँ पर यदि आप आर लगा देते हैं तो यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा, है ना। तो 10 किलोमीटर्स, यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो देखिए कह रहा है कि 10 किलोमीटर क्या बता रहा है? एक निश्चित दूरी बता रहा है ना, एक लंबी दूरी, एक निश्चित दूरी को बता रहा है। तो जब एक निश्चित दूरी को बता रहा है तो यहाँ पर 10 किलोमीटर के साथ जो है इज का प्रयोग होगा, और वाक्य में पहले से ही इज का प्रयोग किया है। इसका मतलब है कि ये वाक्य जो है बिल्कुल सही है। और इस तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, ये आंसर जब भी होगा तो डी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी के लिए इंतज़ार कीजिए, जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए क्वेश्चंस के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।